नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आज झारखंड असेंबली में जो हुआ वो सब आपने देखा होगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के सारे दाव उल्टे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो ऐसा ही प्रतीत होता है। भले ही बिहार में उन्होंने सरकार बना ली हो, लेकिन बिहार में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगी, एक एक परत मैं खोलूंगी। लेकिन उससे पहले झारखंड की बात की जाए। आज जिस तरह से हेमंत सोरेन गरजे हैं, अब तक तो वो शायद सिर्फ एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे दाव के बाद कैसा उनके ऊपर उल्टा पड़ा है कि अब वो देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता के तौर पर उभर गए हैं। ना सिर्फ आदिवासी बल्कि मैं कहूंगी कि दलित और अल्पसंख्यकों की भी बात आज जिस तरह से उन्होंने उठाई है, वो देश के जो चंद मजबूत चेहरे हैं उनमें उभरते हुए वो नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन बियॉन्ड डाउट, हेमंत सोरेन फिलहाल आदिवासियों के सबसे बड़े नेशनल लीडर बन गए हैं। अब तक तो वो सिर्फ झारखंड के चीफ मिनिस्टर ही थे। और ये देखिए आप किस तरह से बीजेपी का ये दाव उल्टा पड़ा है। आज जो जो बातें हेमंत सोरेन ने कही हैं आज असेंबली में, वो जाहिर सी बात है ये दिखाती हैं कि वो किसी भी तरीके से ना तो डरे और ना झुके। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी सबसे पहले, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कि हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है। बहुत तफसीली उन्होंने बातें कही हैं, लेकिन उसके कुछ अंश मैं आपको एक एक करके सुनवाऊंगी। और मैं कहना चाहूंगा 31 जनवरी की जो काली रात, काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है। इकतीस तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है। और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। इसलिए कि मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूं। नियम, कायदे, कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है। बौद्धिक क्षमताएं अभी हमारे विपक्ष के बराबर हम लोगों की नहीं है, लेकिन सही गलत की समझ तो हर इंसान भी रखता है, हर जानवर भी रखता है। तो अभी आपने यहां पर सुना, उन्होंने कहा कि काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। कहीं ना कहीं राजभवन इसमें शामिल था। और उन्होंने ये भी कहा, बहुत सख्त बात उन्होंने बोली, कि शायद पहली बार ऐसा हुआ हो जब किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को राजभवन से इस तरीके से अरेस्ट किया गया हो। और वो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके ऊपर एक भी आरोप सिद्ध हो जाता है तो वो ना सिर्फ राजनीति छोड़ देंगे बल्कि झारखंड ही छोड़ देंगे। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने यहां पर बोली है। उन्होंने ये भी बोला कि वो रोएंगे नहीं, आंसू नहीं बहाएंगे, क्योंकि उन लोगों यानी कि बीजेपी की बात वो कर रहे थे, संघ की वो बात कर रहे थे कि उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। तो यहां पर एक सधे हुए राजनेता के तौर पर हेमंत सोरेन नजर आया। और ये भी दिखाता है कि अगर विपक्ष सही टाइम पर
सही कदम उठाए, एकजुट होकर कोई फैसला ले और राजनीतिक समझबूझ दिखाए तो बीजेपी जैसी पार्टी को भी परास्त किया जा सकता है, हराया जा सकता है और उनको मुंह की खानी पड़ सकती है। पूरे झारखंड का ये एपिसोड पूरे तौर पर यह दिखाता है कि विपक्ष की एकजुटता जिस तरह से नजर आई, लगातार जो राजनीतिक सूझबूझ नजर आई, सही टाइम पर सही फैसला, सही प्लानिंग, उस सब ने बीजेपी के हर कदम को, हर चाल को पूरे तरीके से निस्त नाबूद कर दिया। झारखंड की ये घटना पूरे तरीके से ये दिखाती है। ये जो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब विधानसभा से बाहर निकले हेमंत सोरेन और फिर से वो ईडी दफ्तर गए हैं और फिर से जाहिर सी बात है उनको आज की परमिशन मिली थी इस वोटिंग पूरे प्रोसेस में शामिल होने के लिए और वो फिर से वापस चले गए हैं और अब सुनवाई होगी। लेकिन बिहार की बात यहां पर मैं करना चाहूंगी। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में अलग खेल हो रहा है। आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला अभी बाकी है, अभी खेल जो है वो पूरा चल रहा है। फरवरी 12 तारीख को वहां पर भी वोटिंग होनी है और फ्लोर टेस्ट होना है, बहुमत साबित करना है बीजेपी को और नीतीश कुमार को यानी कि एनडीए को। लेकिन उससे पहले जीतन राम मांझी लग रहा है कोई खेल करने की पूरी तरीके से फिराक में है। जीतन राम मांझी का कहना है कि उनके खेमे से ये कहा गया था कि 2 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ उनके बेटे को ही मंत्री बनाया गया है। जो विभाग उनके बेटे को दिया गया है उससे भी वो नाखुश हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है जीतन राम मांझी का कि दूसरी तरफ से यानी कि महागठबंधन की तरफ से उन्हें उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद के लिए उनके पास ऑफर मौजूद है। तो पूरे तरीके से मुश्किलें बढ़ाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी और जो एनडीए है वो फिलहाल मुश्किल में नजर आ रही है। जेडीयू के एक विधायक अगर खुद ही ये कह दें कि कुछ भी हो सकता है तो आप ये समझिए कि मुश्किलें कितनी बड़ी हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के एमएलए हैं उन्हें फिलहाल तेलंगाना भेज दिया गया है क्योंकि किसी भी तरीके का कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ना चाहता है महागठबंधन या कांग्रेस और उनको लग रहा है कि एक भी गलती भारी पड़ सकती है। तो अगर अभी बिहार की बात करें तो बिहार में खेल अभी पूरे तरीके से ओपन है और 12 फरवरी तक कुछ भी हो सकता है क्योंकि जीतन राम मांझी लगातार ये मुश्किल उनकी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि निर्दलीय विधायक है, उनकी तरफ से भी इस तरह की बात जो है वो कही गई है। तो ऐसे में खेल अटका हुआ पूरे तरीके से बिहार का नजर आ रहा है। लेकिन झारखंड में जो तस्वीर आज उभर कर आई है वो साफ तौर पर ये बताती है कि बीजेपी का खेल जो है, दाव जो है उसके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ नजर आया है। और हेमंत सोरेन, आप ये देखिए बिहार में तेजस्वी यादव एक बड़े एक नेशनल लीडर के तौर पर उभरे हैं और यहाँ पर हेमंत सोरेन एक नेशनल एक बड़ा चेहरा जो है वो बनकर उभरे हैं और कहीं ना कहीं पहले से उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। ये शायद उनके पूरे राजनीतिक करियर का अब तक का सबसे बेहतरीन भाषण था, या मैं कहूं कि अगर हम पूरे भाषणों को देखें जो अब तक हुए हैं, अलग अलग नेताओं के, मुख्यमंत्रियों के हमने देखे हैं, तो शायद ये चंद जो बेस्ट भाषण हैं उनमें शामिल किया जाएगा। और इस पर हम बात करेंगे कि झारखंड से लेकर बिहार तक जो राजनीति हो रही है उसको कैसे देखा जाए और क्या इसको ये माना जाए कि अगर इंडिया गठबंधन नेशनल लेवल पर इसी तरह की मजबूती के साथ लड़ता है तो बीजेपी को परास्त किया जा सकता है। ये एकजुटता, ये समझबूझ दिखानी बेहद जरूरी है। इसी पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ आप देख सकते हैं फिलहाल डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ जुड़ गई हैं। और इसी के साथ ही मेरे साथ शाहनवाज साहब हैं, झारखंड के जाने माने जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। इससे पहले मैं दूसरे मेहमानों के पास आऊं, मैं शाहनवाज साहब सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप वहां पर विधानसभा में मौजूद थे, पल पल की आप अपडेट आपके पास थी और आप देख रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं। आज जो कुछ असेंबली में हुआ उसको, हेमंत सोरेन के इस भाषण को, और क्या आपको लग रहा है कि हेमंत सोरेन अब तक सिर्फ एक मुख्यमंत्री थे झारखंड के, लेकिन अभी फिलहाल एक बड़े नेशनल लीडर और आदिवासियों के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर वो उभरे हैं? बिल्कुल बुशरा जी, पहले मैं बता दूं कि झारखंड आंदोलन से ही मैं के समय से ही मीडिया से मेरा जुड़ा हुआ है। उस वक्त से मैं देखता रहा हूँ। इनके पिता शिबू सोरेन को भी मैंने देखा है, इनको कवर किया है काफी लंबे समय से। लेकिन आज जो हेमंत सोरेन का जो भाषण है
तो ये मैं कह सकता हूँ कि हेमंत सोरेन का एक नया अवतार मुझे नजर आया कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और जिस तरीके से उन्होंने बहुत सुलझे ढंग से, बिना किसी दबाव के, कहीं से नहीं लगा कि किसी दबाव में है या किसी भय में है, भयमुक्त होकर, हालांकि वो बार बार उन बातों का जिक्र करते रहे कि ईडी वालों ने सदन के अंदर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, भाषण नहीं देना है, इस बात का भी ईडी की तरफ से दबाव। हालांकि हम लोगों ने कोशिश की कि ईडी के अधिकारी इस पर कुछ बात कर पाए, लेकिन ईडी के अधिकारी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं थे। विधानसभा के सदन के बाहर ही ईडी के अधिकारी मौजूद थे वहां पर। सदन में जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा और खासकर बार बार एक ही बात कह रहे थे कि जिस जमीन के टुकड़े के को मामले को लेकर के ईडी ने इनके ऊपर ये मामला दर्ज किया है, तो ये उसमें इनका कहना था कि उसमें कोई जमीन के कागजात, कोई उनके विरुद्ध कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिसको वो कभी प्रमाणित कर पाएंगे। उसके बावजूद किस आधार पर इनको उसमें आरोपित बनाया गया है, ये तो ईडी के अधिकारी ही अपने बयान में बता पाएंगे। लेकिन उन्होंने किया है एक तरह से कि भाई अगर मुझे एक भी दस्तावेज अगर आप शो कर देते हो, ना केवल मैं राजनीति छोड़ दूंगा बल्कि झारखंड भी को भी मैं छोड़ दूंगा। और दूसरी तरफ मुझे ये कहने में कोई ये नहीं है, आज मुझे बैकफुट पर नजर आई बीजेपी। सदन में भी देखा जाए तो इनकी संख्या बल 29 के आसपास रही और सत्ता पक्ष के पास में विश्वास मत तो उनको हासिल हो ही गया, 47 था। लेकिन कहीं से भी जो विरोध का स्वर उठना चाहिए, जो विरोधी दल के लोगों को जो बातों को लाना चाहिए था, उसमें भाजपा वाले विफल रहे, नहीं रख पाए उन बातों को। सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस जेवीएम के जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, प्रदीप यादव ने भी कई गंभीर प्रश्न उठाए और कई गंभीर आरोप लगाए विपक्ष के लीडरों पर जमीन से जुड़े मामलों को लेकर के कि भाई आप हेमंत सोरेन के 8 एकड़ या 5.5 एकड़ 8.5 एकड़ की जमीन की बात को लेकर के ईडी और यहाँ तक की बात कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी तक हो गई। पूर्व की जो मामले हैं, 19 से पहले के जो मामले हैं, वो कई मामले हैं, उसमें वो ईडी को क्यों नजर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं इसके जवाब नहीं दे पा रहे थे विपक्ष के नेता। कहीं पर उसका जो विरोध का जो स्वर होना चाहिए विरोधी दल का, वो आज देखने को विधानसभा में नहीं मिला। और जो हमारे ये कहा जाए कि अभी नव नियुक्त मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, उनका भी बड़ा नब्बे तुले अंदाज में उन्होंने अपनी बातों को रखा। भाजपा की ओर से कल पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया था कि हम लोग अगर हेमंत सरकार 2 की तरह काम करेंगे चंपई सोरेन, तो उनका भी विरोध किया जाएगा। तो उन्होंने बड़ा साफ संकेत मैंने स्पष्ट कहा कि भाई जो कार्य पूर्व में हेमंत सोरेन की सरकार कर रही थी, मैं उन्हीं कार्यों को लेकर आगे बढ़ूंगा और मैं हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 ही मुझे माना जाए। तो उन्होंने भी एक संदेश देने का काम किया है कि मैं उससे अलग हटकर कहीं नहीं जा रहा हूं और मैं अपने पार्टी नेतृत्व की तरफ, जो उनका कहना था कि मैं उससे साथ जुड़ा हुआ हूं। ये जो ईडी के विरुद्ध और खासकर जो चीजें जो हेमंत सोरेन की तरफ से देखने को मिली आज विधानसभा से, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि आज आदिवासी के रूप में, पहले उनके पिता हुआ करते थे शिबू सोरेन, अभी भी उनको भी कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि बीमार रहते हैं, सक्रिय राजनीति में उतने नहीं है, तो एक गैप तो जरूर कहीं ना कहीं महसूस किया जा रहा था। लग रहा था कि उस गैप को हो सकता है कि क्योंकि अर्जुन मुंडा केंद्र की राजनीति में आ गए हैं और बाबूलाल मरांडी उस गैप को भरने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये आदिवासी समुदाय के बीच में खासकर देखने को, जैसे कल का विरोध प्रदर्शन, एक विशाल विरोध प्रदर्शन हुआ आदिवासी समुदाय के द्वारा, जिसके कारण बार बार सदन में भी नेता प्रतिपक्ष अमर वारी को भी कहना पड़ा कि भाई मैं भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा हूं, मैं आदिवासी के विरोधी नहीं हूं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोग खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना उनको क्यों बार बार पड़ रहा था, ये कहीं ना कहीं उनको महसूस हो रहा था कि आदिवासी समुदाय जो है पूरी तरह से भाजपा से बिदक गया है। जी बिल्कुल। और हमें याद है और हम सबको शायद याद होगा जितने भी यहाँ पैनलिस्ट हैं, और कि किस तरह से जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे और बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर उस वक्त झारखंड जाकर प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी योजनाएं जो हैं उनको रखा था उनके लिए, और उसका फायदा उन्हें 3 राज्यों में मिला था। लेकिन अब ये लग रहा है कि वो सारा फायदा जो है वो एक ये जो फिलहाल झारखंड में जिस तरह की पूरी सियासी उठापटक हुई है और एक जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की जो पूरी तरीके की जो साजिश हुई है, उससे ये पूरा दाव भारतीय जनता पार्टी पर उल्टा पड़ता हुआ ही नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बैकफुट पर नजर आई है झारखंड में भारतीय जनता पार्टी। और बिहार में भी हालात कुछ बहुत बेहतर उसके लिए नजर नहीं आ रहे हैं।
और यहाँ पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि झारखंड में विपक्षी एकता तोड़ने के सारे षड्यंत्र विफल हुए हैं। गठबंधन की एकजुटता ने सरकारी एजेंसीज के दुरुपयोग, धन, बल और खरीद फरोख्त की राजनीति को परास्त किया है। गठबंधन सरकार ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 47 सदस्यों के समर्थन से बहुमत साबित किया है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। कहां किसकी सरकार बनेगी, ये षड्यंत्रों से नहीं, जनादेश से तय होगा। मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी और सभी माननीय सदस्यों को बधाई। जय जोहार, जय झारखंड। तो ये साफ तौर पर लग रहा है कि तमाम जो इंडिया ब्लॉक के जो पार्टियां हैं, खासतौर पर जो झारखंड में शामिल थी, वो बेहद खुश जो है इस बात से पूरी नजर आ रही हैं। डॉक्टर लक्ष्मण, मैं आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर पूजा, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये साफ तौर पर झारखंड का पूरा जो ये अभी राजनीतिक उठापटक देखी पूरा प्रकरण ये दिखाता है कि अगर राजनीतिक सूझबूझ दिखाई जाए, सही वक्त पर सही फैसला लिया जाए, एकजुट होकर लड़ा जाए, तो बीजेपी को हराया जा सकता है। क्या यही सूझबूझ हमें नेशनल लेवल पर देखने के लिए मिलेगी? बिल्कुल बुशरा जी, झारखंड के एपिसोड ने दो चीजें हमें दिखाई कि अगर विपक्ष एकजुट रहे, विपक्ष पूरी सूझबूझ से अपने कुनबे को बचा कर रखे, तो भाजपा को हराया जा सकता है। दूसरा, झारखंड के एपिसोड ने भाजपा की कुत्सित मानसिकता को भी एक्सपोज किया है। वो इलेक्शंस जीत रहे हैं हर राज्य में, और जिन राज्यों में वो नहीं जीत रहे हैं वहां वो इस तरीके की हरकत करते हैं, वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, वो लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ऐसी अफवाहें फैला देते हैं कि 30 घंटे से वो गायब हैं, मिल नहीं रहे हैं, मिसिंग हो गए हैं। और वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री को रिजाइन देने पर मजबूर करते हैं। वो एक स्टेबल गवर्नमेंट को, हमने बिहार में वही देखा, हमने झारखंड में वही देखा, वो एक स्टेबल सरकार को गिराने के लिए वो अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं। और इससे सिर्फ उनकी कुत्सित मानसिकता, उनकी लोकतंत्र को खत्म करने की जो सारे प्रयास है, सिर्फ वो नहीं होता, उनका जो एंटी आदिवासी स्टैंड है, उनका जो एंटी आदिवासी चेहरा है, वो जो आदिवासियों को वो वनवासी कहते हैं, वो आदिवासियों को जो कि सुधीर चौधरी सरीखे पत्रकार कहते हैं कि वो क्या उसी तरह हेमंत सोरेन जंगली की तरह रहेंगे, ये जो पूरी मानसिकता है, ये जो पूरी समाज को डिवाइड करने की, कि आप एक तरफ से मंदिर बनाने का इतना बड़ा जश्न करते हैं, वहीं आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को न सिर्फ रिजाइन करवाते हैं, उनके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे कोई भी शर्मा जाए। तो यह जो है ना कि जो सबको मुख्य, सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ एक ढकोसला है। ये सिर्फ अपनी राजनीति चाहते हैं, ये सिर्फ अपनी ये जो इनका एक मिराज है हिंदू राष्ट्र का, उसकी राजनीति चाहते हैं। और यह भाजपा को आज एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है 2024 के चुनावों से पहले, क्योंकि यह दर्शाता है कि अगर आप सब साथ खड़े हैं, तो ये जो कहते हैं ना कि ये जो चंपत राय जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी विष्णु जी के अवतार हैं, और ये जो उन्होंने ये पूरा हम अनडिफिटेबल का एक बना लिया है अपने पर इमेज, उसको भी हराया जा सकता है। सबसे बड़ी बात इनका जो आज हेमंत सोरेन जी का भाषण बहुत जोरदार था। आपने सही कहा, ऐसा कभी हाल फिलहाल में या मेरे संज्ञान में नहीं है ऐसा सुनने का, क्योंकि वो दिल से बात थी। जब वो कहते हैं कि हम आदिवासी लोग हैं, ज्यादा समझ नहीं है, हमारे साथ बैठने से तुम्हारे कपड़े शायद मैले हो जाते होंगे, तो वो उस बात का दर्द था, उस बात की टीस थी जो उनके इस्तीफे के टाइम ये जो सारे स्टेटमेंट आ रहे थे, ये जो, और बात सिर्फ एक पत्रकार के एंटी आदिवासी स्टैंड की नहीं थी, ये पूरी की पूरी जो केंद्र सरकार है उसका एंटी आदिवासी स्टैंड है। हेमंत सोरेन सिर्फ एक आदिवासी लीडर नहीं है, हेमंत सोरेन एक बहुत पॉपुलर मुख्यमंत्री है। मुझे याद है बुशरा जी, मैं कॉमनवेल्थ ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस कर रही थी एज अ यंग इंडियन एंड पॉलिटिशियन, तो वहां जितनी भी बातें हो रही थी ह्यूमन राइट्स और इन सब की दुनिया जान की, वहां सिर्फ एक मुख्यमंत्री का नाम और एक मुख्यमंत्री का एग्जाम्पल लिया गया था। वो जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स के केसेस को हैंडल कर रहे हैं, वो हेमंत सोरेन थे। तो मैं कहती हूँ कि वो सिर्फ इसलिए उस पद पे है कि वो आदिवासी हैं, वो उस राज्य के सर्वमान्य नेता है, उस राज्य के सभी लोगों का उनका विश्वास है। और आपने आदिवासियों का प्रोटेस्ट देखा, आप इस तरीके से आप आदिवासियों को, आप SC ST को, आप हर जगह से उनको आप मुख्य धारा से निकाल देना चाहते हैं। ये पूरा षड्यंत्र था, ये इसका भी है। जसिंता केरकेट्टा है झारखंड की एक बहुत जानी हुई आदिवासी कवियत्री, जो आदिवासी चेतना पे इतना सशक्त लिखती हैं। उन्होंने लिखा है, मैं उनकी बात कोट करना चाहूंगी, कि वे जो पूरा कपड़ा पहनते हैं, पूरे कपड़ों में आए,
और दरवाजा तोड़कर मेरे घर में घुस गए। मैं अपने कमरों में आधे कपड़ों में घूम रहा था, मुझे देखते ही बोले, अधनंगे, अविकसित, असभ्य। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, किसी के घर में दरवाजा तोड़कर घुसना असभ्य होता है। तो जब तक ये आदिवासी चेतना को नहीं समझेंगे, जब तक ये उन्हें वनवासी कह के उन्हें जो कहते हैं ना आउटलायर बनाने की कोशिश करेंगे, जब तक उन्हें मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, तब तक हर बार वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, या आदिवासी कहना जरूरी है क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जो इनका एंटी आदिवासी चेहरा बेनकाब हुआ है वह बहुत ही घृणित है। तो उस पूरे में और उसके अगेंस्ट यार, लोकतंत्र किसी की जागीर नहीं है। लोकतंत्र हमारे पुरखों ने, आपके, हमारे, हम सबके पुरखों ने अपना खून सींच कर बनाया है। ये वो नहीं है कि आप किसी को 100 करोड़ दे दीजिए, आप किसी को 50 करोड़ दे दीजिए, आप स्टेबल सरकारों को वो मत करिए और उसके बाद उनको गिरा दीजिए। आप जहां पे सरकार नहीं बना पाए वहां पे एक पॉपुलर मुख्यमंत्री को गिरा दीजिए। इससे ज्यादा लोकतंत्र की ना अवमानना हुई है, इससे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है। ये भाजपा को भी पराजित करता है। भाजपा सोचती है ना कुछ भी हो जाएगा राम मंदिर के नाम पे, वो कुछ भी कर लेंगे देश में, इस राजनीति में, ये उसको भी पराजित करता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है ये पूरा जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण रहा है। और डॉक्टर लक्ष्मण, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? हेमंत सोरेन की बढ़ती ताकत और एक आदिवासी चेहरे के तौर पर, एक बड़े नेता के तौर पर, या मैं कहूं कि अभी शायद हिंदुस्तान में उनसे बड़ा आदिवासी नेता अभी कोई नहीं है। और जिस सूझबूझ से, जिस ताकत से, जिस निडरता से उन्होंने इस पूरे चीज को, जो पूरा षड्यंत्र था, घटनाक्रम था, उसको हैंडल किया है। और आज जो उनका भाषण था उसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी साजिश थी, जो पूरा षड्यंत्र था, उसको एक तरह से परास्त ही नहीं किया है, बल्कि ये पूरा दाव ही उनके ऊपर उल्टा पड़ गया है? और बिहार से लेकर झारखंड तक, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी तक और हेमंत सोरेन तक, ये वो युवा नेता हैं जिनके आगे बीजेपी, क्या आपको लगता है, पस्त होती हुई नजर आ रही है? और इस एकजुटता से 2024 में भी कड़ी टक्कर दी जा सकती है बीजेपी को? शुक्रिया बुशरा जी। अब तक तो हेमंत सोरेन जी केवल आदिवासियों के नेता थे, लेकिन अब बीजेपी ने उन्हें अब भारत का सबसे बड़ा नेता भी बना दिया है। उन नेताओं की श्रृंखला में वो भी खड़े हो गए हैं। कुछ आदिवासी इस भ्रम में रहे होंगे कि प्रधानमंत्री भी जोहार बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी बिरसा मुंडा की मूर्ति के पास आते हैं, उनके जन्मदिन और उनके शहादत दिवस के दिन भी याद करते हुए आदिवासियों के कल्याण की कुछ योजनाएं देते हैं। लेकिन वह जो कुछ वोट इधर उधर हो रहे थे, अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सारे आदिवासी वोटों को एकदम इंटैक्ट कर दिया है, कम से कम पूरे देश में एंटी बीजेपी से स्टैंड के लिए। क्योंकि उन्होंने ये जो कोशिश की है, इस कोशिश में वो बेनकाब हो गए हैं। इस देश में अब तक ये आवाज गूंज रही थी संसद के गलियारों से लेकर टीवी चैनलों से होते हुए गांवों तक कि एक अकेला सब पर भारी है। अब की बार 400 पार है। अब तो मंदिर भी बन गया और वहीं बन गया, तो अब तो कोई लड़ाई भी नहीं है। लेकिन वो एक अकेला इतना लाचार हो गयाएगा, ये बात किसी को नहीं समझ में आ रही थी कि जिस नीतीश कुमार के लिए खिड़की दरवाजे बंद हो गए थे, जिस नीतीश कुमार ने कहा था कि मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, उनसे नहीं मिलेंगे, उनको भी खिड़की दरवाजा सब खोल करके बुलाना पड़ा। अगर एक अकेला भारी होता तो नीतीश कुमार की जरूरत क्यों होती? क्यों नीतीश मजबूरी होते? अगर एक अकेला वाकई भारी होता तो झारखंड में एक सरकार को गिराने के लिए इतना बड़ा काम क्यों करना पड़ रहा है? ये उनकी हताशा और राजनीतिक विफलता को दर्शाता है। चुनी हुई सरकारों को गिराना, मतलब आप समझे ना, बीजेपी की राजनीति का पैटर्न क्या बन गया है। पहले भी इस देश में बहुत तरह की इस तरह की गतिविधियां होती रही, थोड़ा पर्दे में होती थी, कभी कभार चुनी हुई सरकारें गिराई गई राज्यपाल के जरिए, ऐसा पहले भी हुआ है देश में। लेकिन एक तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री को सम्मन भेजने के नाम पर प्रताड़ित करना, उनके घर रोज ईडी सीबीआई जाना, बिहार में सरकार गिरा देना, गठबंधन तोड़ देना, बंगाल में ईडी पहुंच जाए, छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो तब पहले प्रचार करने बीजेपी से पहले ईडी पहुंचती है, महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए पार्टियां तोड़ दी जाती हैं, उत्तराखंड में क्या क्या हुआ,
ये जो पैटर्न है यह दिखाता है कि हताशा और निराशा सत्ताधारी खेमे में बहुत ज्यादा है। अब झारखंड को लेकर के अगर हम बात करें तो आज झारखंड ने एक मैसेज दिया है। दिल्ली के दरबार में बैठे कुछ दरबारी पत्रकार नुमा लोग जब ये अपनी मानसिकता को दर्शा रहे थे कि तंज करते हुए कि अब क्या होगा, उनकी रात कैसे बीतेगी, जैसे 20 30 40 साल पहले आदिवासी जंगल में रहा करते थे वैसी। ये तंज था, ये आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर तंज था, एक आदिवासी के ऊपर नहीं। आदिवासियों के प्रतिनिधि बन के जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में खड़े होकर अपना एक वक्तव्य दिया जो इस देश के सिलेबस में हर किताब में होना चाहिए। और कैसे एक भारत बनता है, कैसे एक देश बनता है, उसमें आदिवासी भी हैं। बीजेपी उन्हें वनवासी कहती है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो वन में रहें। अगर एक आदिवासी एक अच्छे कपड़े, अच्छे लिबास, अच्छी गाड़ी से शहर में रह करके आदिवासियत को जीता है तो इस बात को वो नहीं मानेंगे, क्योंकि फिर शहर में रहने वाले को वनवासी कैसे कहेंगे। ये आरएसएस और बीजेपी का एक पैटर्न है। वह जो आइडिया ऑफ इंडिया को कंप्लीट करता है तो वो जयपाल सिंह मुंडा का वक्तव्य है कि आप लोकतंत्र हमें मत सिखाइए, हमसे आपको लोकतंत्र सीखना, हम सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं। आज जब मैं चंपई सोरेन को सुन रहा था तो मुझे उस आदिवासियत की एक बुलंद आवाज आइडिया ऑफ इंडिया के रूप में दिख रही थी, जब वो दलित पिछड़े आदिवासियों की बात करते हुए पुख्ता तरीके से अपनी बात रखते हैं। हेमंत सोरेन ने क्या कहा कि मैं आंसू बहाने के लिए नहीं आपके सामने खड़ा होऊंगा, क्योंकि इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आंसू की आपके लिए कोई कीमत नहीं। आप आंसू बहा रहे हो, चाहे वो हसदेव के जंगल हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ से लेकर के राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासियों आंदोलन करते हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है। हेमंत सोरेन एक ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं, बेहद संयम और संतुलन के साथ। प्रमाण दीजिए कि आप वो जमीन हमारे नाम है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, यानी अपनी साफ गोई। राजभवन मिला हुआ है, मुझे मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार किया गया, लोकतंत्र के ऊपर कैसे सवालिया निशान। और यह कोशिश की गई, हम अगर अच्छे कपड़े, अच्छे विकास करके भारत के संविधान से आपके बगल में बैठ गए तो उनके कपड़े मैले हो जाते हैं। असल में कपड़े मैले नहीं, वो मानसिकता मैली हो रही थी। तो शिबू सोरेन की लड़ाई हेमंत सोरेन तक आई है तो हेमंत सोरेन ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता दिखाई है कि ये बात आज पूरा देश सुनेगा। तो उन्होंने एक गजब का पैगाम दिया है, अपनी निडरता का, अपनी राजनीतिक रूप से ताकत का, और इस संदेश का कि बीजेपी एंटी आदिवासी है और वो आदिवासियों को एंटी बीजेपी इंटैक्ट भी कर लेना है। तो इससे अगर गठबंधन की एकता निश्चित रूप से यहाँ कारगर दिखी है। पहला इम्तिहान झारखंड में हुआ, वहां मोदी सरकार बुरी तरह फेल हुई है। दूसरा इम्तिहान 12 फरवरी को बिहार में होने वाला है, हो सकता है कुछ खेल वहां भी हो जाए। जी जी बिल्कुल, उस पर मैं आऊंगी। वो खेल भी बताना लोगों को बहुत जरूरी है, उससे मैं उससे जुड़ा मैं सवाल आपसे पूछूंगी। लेकिन शाहनवाज साहब, आपने लगातार झारखंड की पूरी राजनीति को, जब से स्टेट बना है, आपने उसको कवर किया है, देखा है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आप आम लोगों से भी वहां पर बात कर रहे होंगे, उनको भी सुन रहे हो, क्या वाकई में लोगों के जहन में ये बात अब घर कर गई कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल एंटी आदिवासी पार्टी है? क्योंकि यही बात तो हेमंत सोरेन से लेकर और तमाम जो नेता हैं, कांग्रेस से लेकर और जो तमाम नेता इस गठबंधन में शामिल है झारखंड के, उन सब ने ये कहा है। और एक तरह का एक इमोशनल जो कार्ड है वो भी यहाँ पर खेला है। मैं इसको इस तरह से नहीं कहूंगी कि इमोशनल कार्ड, बल्कि जो हकीकत है, एक तरह से वो एक खूबसूरत अल्फाज का उसको लबादा पहनाकर वो पेश किया गया है लोगों के सामने। क्या उसका असर लोगों में हुआ है और क्या 2024 में इसका असर पड़ेगा? क्योंकि झारखंड में देखिए 12 सीटें हैं बीजेपी के पास। बिल्कुल, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी को लेकर के या इसका जेएमएम का स्टैंड मैं जान रहा हूँ कि जेएमएम को लेकर के जो ये था कि बीजेपी की तरफ भी ट्राइबल्स थे और जेएमएम के साइड भी ट्राइबल्स थे, मतलब दोनों एनडीए गठबंधन के साथ भी थे और इंडिया गठबंधन के साथ भी थे। ये जो मूव हुआ है, ये हेमंत सोरेन के जो पूरा प्रकरण है, इस मूव के बाद जो मुझे नजर आ रहा है, जो खासकर मैं कल का बार बार कह रहा हूँ, कल मोराबादी में जो आदिवासी संगठनों ने जो विशाल जो प्रदर्शन किया है, कोई किसी बैनर तले नहीं था, वो आदिवासियों का एक अपना विरोध प्रदर्शन था। उस प्रदर्शन में जिस तरह से इन लोगों का
आम लोगों से बातें सुनने को मिली हैं। आम आदिवासी के ज़हन में कहीं न कहीं ये चल रहा है कि भाई अब हमको सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं देखना चाहते हैं। ये मैसेज अब उसमें पूरा प्रकरण को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी क्या होगा वो भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मैसेज देने में जेएमएम और इंडिया गठबंधन यहाँ सफल हुआ है। और इस पूरे अगर 30 तारीख से बाद सॉरी 31 जनवरी से पहले की अगर बात करें, जो सिनेरियो था लोकसभा चुनाव को लेकर के जो एनालाइज किया जा रहा था, तो वो बीजेपी अपर हैंड हमको नजर आ रही थी। उसमें मुझे नजर आ रहा था कि भाई 2 सीट के आसपास इंडिया गठबंधन अगर ले आता है तो वो भी बहुत होगा, और ये ऐसा दिख रहा था। लेकिन क्योंकि उसका भी कारण है, उसके पीछे कारण भी है कि इंडिया गठबंधन में कोई पीएम का पद उम्मीदवार नहीं था, या चेहरा कौन है, या बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं उनको एक वॉकओवर टाइप का, मुझे लगता है जो बोलने अच्छा रहेगा, कई सीटों पर मुझे लगता है कि जो लोग इधर उधर गड़बड़ा रहे होंगे ट्राइबल सीट में, तो उनको वो अब इनकी तरफ थोड़ा सा इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको लाभ बिल्कुल मिलने जा रहा है। अब उसका अभी बोलना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी क्योंकि अभी थोड़ा समय लगेगा इस पर, लेकिन अपर हैंड तो मुझे दिखता है कि इस पूरे प्रकरण का फायदा जेएमएम और इंडिया गठबंधन को थोड़ा सा इनको एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की बात करें जी बिल्कुल। तो बिहार में तो मुझे बिहार में मैं तो देख रहा हूं कि जाती तौर पर 3-4 विधायकों की बात करूं तो जदयू के जो मेरी सूचना है वो आरजेडी की तरफ कंफर्म है। उसमें से एक आध विधायकों ने कुछ बयानबाजी भी दी जिस पर शायद कार्रवाई की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार वो अपने खेमे को भी हमको लगता है कि समेट नहीं पा रहे हैं। अब 12 के चुनाव में क्या होगा और किस तरह से क्या चीजें तय हो पाएंगी। जतिन राम मांझी की बात है तो वो क्योंकि महत्वाकांक्षी रहे हैं, अब उनको कितना साध पाएंगे नीतीश कुमार, ये देखने वाली बात होगी। वहां भी बहुत स्पष्ट नहीं है कि 12 को जो इंडिया गठबंधन है वो बहुमत हासिल कर ही। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही है शाहनवाज साहब, और खुद अपना कुनबा नहीं बचा पा रहे नीतीश कुमार, यही सबसे बड़ी बात है। जीतन राम मांझी तो मुश्किल बने ही हुए हैं क्योंकि वो महत्वाकांक्षी हैं। उनको लग रहा है जहां उनको ज्यादा फायदा है, अगर कोई उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद अगर उन्हें दिया जा सकता है, अगर उस तरह का ऑफर उन्हें दिया जा रहा है अगर महागठबंधन की तरफ से, तो वो क्यों नहीं वहां पर जाएंगे। और खुद अगर जेडीयू के नेता सामने आकर ये बोले कि कुछ भी हो सकता है, तो आप ये सोचिए कि वो किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसे वक्त पर जहां अभी उनकी सरकार है अभी, और उनको अभी फ्लोर टेस्ट करवाना है, लेकिन अभी तो नीतीश कुमार हैं वहां के चीफ मिनिस्टर, उसके बावजूद भी अगर कुछ सामने से कुछ दबे अल्फाज में अगर इस तरह की बात कहते हुए नजर आए जेडीयू के खुद विधायक, तो समझिए क्या कुछ खेल वहां पर हो सकता है। क्या डॉक्टर पूजा कांग्रेस महागठबंधन क्या अभी इसको ओपन मान रही है? क्या ये लग रहा है अभी खेल हो सकता है जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा था, इसीलिए टूट ना हो जाए? आपने अपने विधायक तेलंगाना भेज दिए हैं और अंदर खाने जीतन राम मांझी से और जेडीयू के कुछ विधायकों से बातचीत भी चल रही है आपकी। देखिए बुशरा जी, तो 12 फरवरी को ही पता लग पाएगा कि क्या खेला होने वाला है जिसकी तेजस्वी जी वो कर रहे हैं। पर ये, लेकिन मैं सच कहूं तो यह लोकतंत्र के लिए ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है, ये सब अच्छा नहीं लगता जब आज देश सबसे बड़े भयंकर बेरोजगारी दंश से जूझ रहा है। अभी निर्मला जी ने बजट दिया जिसमें हेल्थ स्पेंडिंग कट गई, डिफेंस स्पेंडिंग कट गई। 30 लोग हर दिन 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और कृषि जो एग्रीकल्चर पार्टिसिपेशन रेट है वो 1.8% पे आ गए हैं, और ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है। पर इस पूरे जो ये खराब राजनीति के जनक है ये भाजपा है। इन्होंने अरुणाचल में किया, गोवा में किया, मध्य प्रदेश में किया, हर जगह, महाराष्ट्र में किया, बिहार में भी इन्होंने नीतीश जी के साथ, जो अभी तक 2 दिन पहले बोल रहे थे कि मर जाएंगे पर नहीं जाएंगे, वो कह रहे थे कि उनके दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो गए हैं, अब नीतीश जी के साथ वो सरकार बनाने का दावा करेंगे। तो मुझे लगता है 12 तारीख तक वेट करना चाहिए। कांग्रेस ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए रिजॉर्ट भेज दिया है, जो कि आजकल हर जगह हो रहा है, क्योंकि आजकल तो सबसे पहले इनका इलेक्शन में ये जाते हैं, उसके बाद इनका ऑपरेशन कीचड़ शुरू हो जाता है। उसे कमल नहीं कहूंगी, ऑपरेशन कीचड़ शुरू हो जाता है जब वो विधायकों की खरीद फरोख्त करनी शुरू करते हैं। वो जब ये बॉर्डर लाइन पे आते हैं तो ये सरकार बनाने के लिए कुछ विधायकों को खरीदते हैं, कुछ को वो करते हैं।
झारखंड में हमने देखा कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को ईडी से प्रेशराइज करवा के ये इस्तीफा दिला दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये ईडी हेमंता बिस्वा शर्मा के घर कब जाएगी, नारायण राणे के घर कब जाएगी, छगन भुजबल के घर कब जाएगी, प्रफुल्ल पटेल के घर कब जाएगी। तो ये जो जिस तरीके से ये राजनीति कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पॉलिटिक्स में सब है, यहाँ पे कोई चैरिटी के लिए तो है नहीं। तो हमें अपने विधायकों को बचाने के लिए हमने इनको हैदराबाद में भेज दिया है, जहां हमारी सरकार है। और बाकी मुझे लगता है अंदर अंदर कुछ ना कुछ नेगोशिएशन तो चल ही रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश जी ने छुरा घोंपा है, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार की भूमिका उनकी थी, जिस तरीके से उन्होंने रातों रात छुरा घोंपा है गठबंधन पे, तो ऐसा नहीं कि हम गठबंधन के जो प्राइम पार्टनर्स हमारे आरजेडी हैं, उन्होंने उसे बहुत ही हल्के से लिया है और लोकतंत्र की उनको बधाई देते हुए उनको मुख्यमंत्री की बधाई देंगे। सब कोई अपनी कोशिश करेंगे, पर असली तस्वीर तो 12 तारीख को ही साफ हो पाएगी। तब तक आप देखेंगे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, और यही है आज की हकीकत। इसको शुरुआत बीजेपी ने किया, पर लोग अपने कुनबे को बचाने के लिए, लोगों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और लोगों को अपने पार्टी को बचाने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, जो कि दुखद है पर बहुत जरूरी है। पर कुछ भी हो सकता है, जैसे तेजस्वी यादव ने कहा है, पर देखते हैं 12 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। चलिए, 12 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण, आप क्या कहते हैं, क्या बिहार में अभी खेल होना बाकी है, असली खेल? क्या तेजस्वी यादव और महागठबंधन मिलकर वहां पर कर सकते हैं? क्योंकि हमने तेजस्वी यादव को भी देखा, आज हम हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने तेजस्वी यादव को भी इस पूरे घटनाक्रम में देखा है कि उन्होंने कितनी राजनीतिक समझबूझ का मुजाहिरा किया है, किस तरह की उन्होंने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई है। और वो भी एक ना सिर्फ बिहार के एक युवा नेता, बल्कि देश के एक बेहतरीन युवा नेता के रूप में वो उभरे हैं। वो नेता जो नौकरियों की बात करता है, जो पिछड़ों की, दलितों की, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों के हुकूक की बात करता है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात करता है। क्या आपको लग रहा है वो उनकी राजनीतिक समझबूझ, लालू यादव की जो उनकी पूरी राजनीतिक जो उनका करियर रहा है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ क्या 12 तारीख को काम आ सकता है? क्या वहां पर भी अगर ऐसा होता है, जिस तरह से जिसका इशारा शाहनवाज साहब ने भी अभी किया कि कुछ जेडीयू के विधायक ही जो हैं वो आरजेडी के संपर्क में हैं, तो क्या आपको लगता है वहां पर भी बड़ा खेल हो सकता है? निश्चित रूप से राजनीति संभावनाओं का खेल है, और बिहार संभावनाओं के लिहाज से और राजनीति के लिहाज से हमेशा उर्वर भी रहा है। तो बिहार में खेल हो, यह बात तो इससे तय हो जाती है कि उसका सबसे बड़ा खिलाड़ी तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जैसे नेता देश में बहुत हुए होंगे, लेकिन इतना ईमानदार नेता नहीं रहे होंगे कि जो बात कहते हैं उससे कैसे पलटा जाता है। दोनों का उदाहरण वो देते हैं। जो बीजेपी में फिर से दोहरा रहा हूं कि एक अकेला सब पर भारी था, तो उनकी तरफ से ये सारा खेल हो रहा है। जो लोग ईडी से डरे नहीं, जो बीजेपी से मिले नहीं, वो या तो जेल में या तो मुकदमे में है। जो झुक गया, डर गया, वो तुरंत गठबंधन में है। ये एकदम साफ भारत की राजनीति है। और हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर के नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, सारी एक फेहरिस्त है जो बार बार ऐसे लोगों को ललचाती है कि बीजेपी की तरफ आइए और देखिए कि आप कितना निष्पक्ष, पाक, साफ हो जाएंगे। बिहार में एक नेता ने वो रास्ता चुन लिया, दूसरे नेता ने लड़ने का रास्ता चुना, वो तेजस्वी यादव है। एक नेता उसी बिहार का है जिसने सांप्रदायिकता के रथ को रोका और उसे 11 घंटे ईडी पूछताछ करती है, ठीक शपथ ग्रहण के अगले दिन। तेजस्वी यादव ने उस दिन बहुत संयमित बयान दिया जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ, और तेजस्वी ने पहले चचा की मुखालफत नहीं की, सम्मान करते हुए कहा कि उनका कल भी सम्मान था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन एक सवाल पूछा कि आपके 17 साल के शासन पर 17 महीने भारी रहेंगे। जो नीतीश कुमार कहते थे कि नौकरी कहां से देंगे, वही 1 साल 1.5 साल में 5 लाख नौकरियां हो गई, बहुत सारे काम हुए, पोस्टर चलने लगे, जनता किसके साथ खड़ी हो गई, मतलब एक मेजॉरिटी। जैसे अभी शाहनवाज जी जो बात कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है कि झारखंड में आदिवासी विधायक बीजेपी की तरफ भी हैं,
लेकिन जनता जो आदिवासी है वो आदिवासी विधायकों से अपने को एसोसिएट फिलहाल नहीं कर रही है। वो जो सम्मेलन हुआ आदिवासियों का अपनी अस्मिता और गुरूर को लेकर के, वो हेमंत सोरेन के साथ भले ना हो, आदिवासियत के साथ था। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी अंश मात्र बीजेपी की तरफ जाएगा। जैसे रामदास अठावले से लेकर के भूपेंद्र यादव तक कई नेता बीजेपी में हैं, लेकिन जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो इन नेताओं के साथ कहीं नहीं जुड़ती है, कभी उनके साथ खड़े नहीं होते। वो एक मोहरे हैं। राष्ट्रपति भी तो आदिवासी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी पहली महिला आदिवासी हैं, और आदिवासियों के लिए जो कुछ बोला गया एक बार भी, मतलब एक अफसोस होता है, निंदा भी न करते। वो निंदा वाला काम तो राजनाथ सिंह जी का है, तो कम से कम अफसोस जाहिर कर देती हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। तो आदिवासी किससे जुड़ेंगे? जो आदिवासी के लिए बोलेगा, लड़ेगा, उनके आत्मसम्मान के लिए। ठीक उसी तरह से तेजस्वी यादव अगर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो और गठबंधन वहां इंटैक्ट है, इस गठबंधन के साथ जो जुड़ेगा। दूसरा एक पेच जो फंसा हुआ है, चिराग पासवान को बीजेपी ने हनुमान बनाकर 2020 के चुनाव में बेचा। उन्होंने कहा कि भाई कैसे कांटा निकलेगा, जैसे कांटे का शब्द मैं प्रतीक कहां से ले रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी से, कि मुलायम और कांशीराम दो कांटे मेरे पैर में चुभते थे, पहले मैंने एक कांटे से दूसरे को निकाला, फिर पहले को भी फेंक दिया। वही काम नीतीश और तेजस्वी के रूप में वहां पर उन्होंने किया कि दो कांटे हैं, पहले नीतीश को निकालेंगे, फिर तेजस्वी खत्म करेंगे, बिहार में मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो वो जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? चिराग पासवान को, कि 2020 में कांटा निकाल लो। आधा निकला, नीतीश कुमार आधी सीट पर आए, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बन गए। वह चिराग पासवान अभी भी नीतीश कुमार से सहज नहीं है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हैं, जिनका पिछले दिनों नीतीश कुमार ने अपमान किया, तो वह भी एक खुददारी तो उनके पास है। मिनिस्टर जो बनना था, दो लोगों का वादा हुआ, मीडिया में बोल पड़े कि सीएम हमें बनना था, हमने ठुकरा दिया, अब हमारा एक ही मिनिस्टर है, वो भी वही मंत्रालय दिया जो अभी आज ही का टेलीविजन पर चल रहा है बाकायदे, जी जी। कि हम क्या बजट नहीं बढ़ा सकते, हम सड़क नहीं बना सकते, हमको वही मंत्रालय दे रहे हो। ये सामान्य नहीं है। एक तरफ जब मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर के तमाम लोग हों, दोनों डिप्टी सीएम, जैसे दो इंजन कैसे टकरा जाते हैं, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम आपस में टकरा गए कि बड़ा डिप्टी सीएम कौन होगा। तो दोनों को अभी कल जो है अमित शाह ने बुलाया और उनको फिर समझाया है। ये बिहार में हो रहा है। तो जीतन राम मांझी अगर 4 जी। विधायकों के साथ आ जाते हैं, एक एआईएमआईएम के विधायक हैं, एक निर्दलीय हैं जो जहां भी रहेंगे मंत्री रहेंगे, इधर भी आएंगे तो मंत्री रहेंगे, उधर भी 120 की तादाद पहुंच जाती है। और अगर 2 विधायक कहीं से भी अगर, अच्छा आखिरी बात, जाति जनगणना नीतीश कुमार अपने सिग्नेचर से कराते हैं, बीजेपी में जाके तो बोल भी नहीं पाएंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। उसके बाद रिजर्वेशन बढ़ाया। ये जो समाजवाद की राजनीति है, इसके करने वाले जेडीयू में आधे लोग तो हैं, आधे बीजेपी परस्त हैं, आधे जेडीयू को चाहते थे कि बीजेपी से मिल जाता कि हमारी सीट इंटैक्ट हो जाए, ईडी हमारे घर ना आए। लेकिन वो जो मुद्दे पर आधे लोग हैं, वो कब खेल कर देंगे, इसकी तैयारी बिहार में हो रही है। और इस बात के लिए जो खुददारी है ना, स्वाभिमान सम्मान, वो सबसे बड़ा होता है। हमारी को पैनलिस्ट में अभी जैसिंटा की कविता पढ़ी, बहुत शानदार कविताएं लिखी हैं, देश के हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए वो कविताएं। ईश्वर को लेकर के कविता संग्रह बहुत शानदार है। मैं हरिराम मीणा की कविता, छोटी सी कविता है कि हम इस जंगल के पुश्तैनी दावेदार हैं। ये जंगल और उसके दावे मरा नहीं करते, हम इस आखिरी लड़ाई तक जाएंगे। उलगुलान उलगुलान उलगुलान, ये जो उलगुलान है, वो उलगुलान मुझे लगता है सियासत के लिहाज से झारखंड और बिहार से एक पैगाम देना चाहेगा। बिहार में क्या होगा निश्चित तौर पर ये 12 को पता चलेगा, हो सकता है कि अंदर कुछ और खेल हो, लेकिन बीजेपी सहज नहीं है, खेल कुछ भी हो सकता है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन सब की भूमिका को हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा। कांग्रेस अगर जो झारखंड में कांग्रेस अपने विधायकों को इंटैक्ट कर ले गई, अगर कांग्रेस बिहार में भी पूरी पुख्ता तरीके से अपने विधायकों को इंटैक्ट कर ली और जो अलायंस है वो अगर कामयाब रहा, तो बिहार में, और आखिरी में मोदी भी नहीं चाहते कि ये विश्वास मत नीतीश कुमार हासिल कर ले, क्योंकि वो भी तो रास्ते से हटाना चाहते हैं। 20 में भी मजबूरी में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, फिर मजबूरी में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। बीजेपी कब तक बर्दाश्त करेगी कि मेरा मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो? तो ये बहुत तरह की उसमें पेचीदगी है, इसलिए 12 जनवरी को कुछ भी हो सकता है बिहार में। ये मेरी टिप्पणी है जी।
जी, बिल्कुल। तो 12 तारीख को कुछ भी हो सकता है। शाहनवाज साहब, आखिरी कमेंट आपसे कि झारखंड तो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन, वहां का गठबंधन बचा के ले गया और अब वो इंटैक्ट है। वहां सरकार दोबारा उनकी बन गई। उन्होंने फ्लोर टेस्ट उन्होंने साबित कर दिया। बल्कि जो लगातार निशिकांत दुबे जो अलग अलग तरह की थेरीज बता रहे थे, जिनके लिए वो माहिर है, वो सब की सब ध्वस्त हो गई, फेल हो गई। बल्कि उल्टा ही पूरा दाव पड़ा। ज्यादा मजबूत अब वहां पर गठबंधन है और झारखंड में पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति हेमंत सोरेन और वहां के गठबंधन की नजर आ रही है। लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि बिहार में सब कुछ करने के बावजूद, धन बल का इस्तेमाल करने के बावजूद, एजेंसीज का इस्तेमाल करने के बावजूद, तोड़ फोड़ के बावजूद भी अभी भी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती है, या वहां का गठबंधन एनडीए ये नहीं कह सकता है कि 12 तारीख को हम 100% वहां पर हम अपना बहुमत साबित कर देंगे? क्या आपको लग रहा है पूरी तरीके से ओपन है अभी भी, 12 तारीख को कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है, संभावनाएं तो बनी रहती हैं, लेकिन ये तो खुलकर अब ये सारी चीजें, जतिन राम मांझी का स्टेटमेंट जो आ रहा है बार बार, उससे कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन तो सत्ते में जरूर है। और उनके खेमे को, जतिन राम मांझी के खेमे को में तो ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, 4 ही विधायक हैं। लेकिन जदयू के, जैसा कि लक्ष्मण यादव जी कह रहे थे कि जो मुद्दे हैं, खासकर जातीय जनगणना हो और एक दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के नीतीश कुमार की जो सोच है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की सोच के साथ में फिट नहीं बैठती है। जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कह सकते हैं आप, एनआरसी का मामला, बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर के अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी आगे बढ़ेगी। क्योंकि आपको एक ऐड ऑन कर दे रहे हैं आप लोगों ने उसको, पहला राज्य होगा उत्तराखंड जहाँ से यूसीसी लागू करने की बात हुई है और ये कैबिनेट में भी पास हो गया है। तो ये उत्तराखंड से जो उन्होंने अपना एक अनुभव, मतलब यूसीसी को लिया है, तो और एनआरसी को लेकर के मुद्दों, ये मुद्दे लोकसभा चुनाव में ही बनेंगे। राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल है। मैं सहमत नहीं हूँ पूजा त्रिपाठी जी से कि राम मंदिर का मुद्दा, या फिर जो कांग्रेस कहते आए हैं कि वो बबल गम बबूला था, वो फूट गया, ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस को भी समझना होगा कुछ मुद्दों पर, जो कि हर मुद्दे पर जो कांग्रेस का जो विरोध की नीति है उसके ऊपर भी उनको समीक्षा करनी चाहिए। उनके जो भी उनके थिंक टैंक हैं, वो हर मुद्दे का जो आप विरोध करते हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के, जिस पर समीक्षा होनी चाहिए। और नेतृत्व वाली बात है तो अब हम ये कह सकते हैं कि झारखंड से जो आवाज उठी है, ये देश को के आप तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये इंडिया गठबंधन के ऐसे नेताओं को जो डरे हुए थे ईडी से, खासकर मैं बंगाल को भी इसमें शामिल करना चाहूंगा। ममता बनर्जी के साथ में जो भी समझौता नहीं हो पाने का कारण भी कहीं ना कहीं एक दबाव एजेंसी का भी कही जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश देने का काम किया है हेमंत सोरेन ने कि भाई आप कितना भी दबा लीजिए, हम भयभीत नहीं होंगे, हम झुकेंगे नहीं, और हम बस हम अपने सिद्धांत के साथ हैं और आदिवासी लड़ना जानते हैं। एक और संदेश उन्होंने दिया है कि आदिवासी को आप सर उठा के हमेशा चला है, सर झुका के नहीं चल सकता है, आप मेरा सर नहीं झुका सकते हैं। तो एक तरह से एक बहुत अच्छा संदेश देने का काम किया है। और अब इसको इनकी जो कांग्रेस का जो रोल है इसमें बड़ा होना होगा, क्योंकि ये नेशनल पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, क्योंकि अपने विधानसभा चुनाव और राज्य की सत्ता की बात अलग है, लेकिन लोकसभा में जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस को जाना है और उन मुद्दों को भी उनको समीक्षा करनी होगी। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि बार बार, क्योंकि जैसे कि हिंदू राष्ट्र का मुद्दा, तो भाई हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या सेकुलर राष्ट्र, इन सब पर टॉपिक पर ज्यादा बात करने से बिल्कुल भाजपा को ही उसका लाभ मिलेगा। वो मुद्दा अभी देश के लिए होना चाहिए, देश के लिए अहम है, उन मुद्दों पर ही कांग्रेस को चर्चा करनी चाहिए। जी बिल्कुल, से बात है, ये तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं। मेरे पास वक्त की कमी है, वरना डॉक्टर पूजा मैं आपसे इसका रिएक्शन जरूर लेती। अगर 30 सेकंड में आप अपनी बात रख पाए तो आप जवाब दे सकती हैं। बात इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हिंदू राष्ट्र का मुद्दा अहम नहीं है, बिल्कुल है। राम मंदिर का मुद्दा अहम नहीं है, बिल्कुल है, जो कि हम 2024 में भी देखेंगे। शाहनवाज जी को यही कहती है, कांग्रेस की एक लाइन है
कि हम धर्म और राजनीति को नहीं मिलाते। राजनीति के धर्म का पालन होना चाहिए, पर धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए। जो हमने देखा राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, चारों शंकराचार्य बाहर थे, वहां पे आरएसएस के फ्रंट लाइनर्स वहां पे बैठे थे, मोहन भागवत बैठे थे। न तो कि वो पॉलिटिकल प्रोग्राम था, वो पूरी तरीके से विशुद्ध राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम था, बल्कि राम इस देश में सबके हैं, हमारे, हम सभी के हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इसलिए इस पे किनारा किया, और इस बात पर मुझे गर्व है कि हमारी पार्टी का ये स्टैंड है कि हम धर्म और राजनीति को नहीं मिलाते। राजनीति के धर्म का हम पालन करेंगे। धर्म हमारी प्राइवेट आस्था का विषय है, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, और उसका हम पूरी तरीके से पालन करेंगे, पर उसे राजनीति में नहीं लाएंगे। आज जब 27 रुपए में कोई जीवन यापन कर रहा है और 7.5 लाख करोड़ कारोबारियों का माफ हो रहा है, उसका हिसाब आपका धर्म और आपकी धर्मांधता नहीं देगी, उसका हिसाब समाजवाद देगा। तो आज जो झारखंड में हुआ है वो समाजवाद की जीत हुई है, वो जल जंगल जमीन वाले आदिवासियों की जीत है, जिनको आप वनवासी कहकर, जिनको आप जंगली कहकर, जिनकी बेइज्जत करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में संविधान को सर्वोपरि होना चाहिए, इसीलिए हम इस पे डिबेट नहीं करना चाहते, इसीलिए हमारा ये स्टैंड है। बस यही बात कहना चाहूंगी बुशरा जी। जी बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, अब ये देखना होगा ये जो पूरा मोमेंटम झारखंड में बना है, ये लोकसभा 2024 तक या इसी तरीके से बरकरार रहता है। जो सिंपैथी एक मिल रही है, जिस तरह की पूरी जमीन एक नई तरीके से तैयार हुई है, जो पूरा एक आंदोलन हम देख रहे हैं, उसका फायदा क्या 2024 में मिलता है। और बिहार के लिए हमें 12 फरवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा, वहां क्या कुछ होता है। लेकिन झारखंड का चैप्टर बीजेपी के लिए फिलहाल बंद जरूर हो गया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप लगातार हमारी तमाम वीडियोस को शेयर करते रहिए, उन्हें पसंद करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, और शाम को 7 बजे रोज की तरह आपके साथ जुड़ेंगे राजीव जी न्यूज पॉइंट लेकर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।